बोर्ड एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनल अकाउंट और ये फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा समय भी लगता है। बेसिकली टाइम अलॉटेड टू सॉल्व अ सम ऑन फाइनल अकाउंट इज 30 मिनट्स। 30 मिनट में आपको ये सम सॉल्व कर लेना है। ज़्यादा करके बच्चे ये 30 मिनट में सम सॉल्व नहीं कर पाते, कारण उन्हें पता नहीं है टेक्निक किस तरह से हम ये सम को आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 3 डिफरेंट टेक्निक्स, 3 ऐसी तरीके जिसके जरिए हम आसानी से ये सम कम समय में सॉल्व कर लें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, हाउ टू सॉल्व सम्स इन फाइनल अकाउंट। So पार्टनरशिप बेसिकली ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, और जब ये बिजनेस करते हैं तो मकसद एक ही होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है बाय सैटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरतें पूरी करके। नाउ जब भी हम अकाउंट्स में डील करते हैं, बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। हमें रूल्स भी पता है ट्रेडिशनल अप्रोच के। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं जो बेसिकली बिजनेस डील करता है एवरी डे इनटू द फॉर्म ऑफ बिजनेसेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में पहला सम जो लिया गया है हमारी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक से, इलस्ट्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे पहला तरीका जिसके जरिए हमारे लिए फाइनल अकाउंट सम सॉल्व करना काफी आसान होगा। जिस प्रकार फलों को हम आसानी से अलग अलग बास्केट में रख सकते हैं, उसी तरह से फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की एंट्रीज को भी आसानी से अलग अलग रख सकते हैं। आइए समझते हैं क्या है ये बास्केट मेथड। नाउ सबसे पहले शुरुआत हम किस तरह से करें। जब भी हमें सम दिया होगा, सम हमेशा 3 पार्ट्स में अवेलेबल होगा। पहला है टाइटल पैराग्राफ, सेकंड है ट्रायल बैलेंस एंड थर्ड इज एडजस्टमेंट्स। यानी ये तीनों के बिना फाइनल अकाउंट मुश्किल है। टाइटल पैराग्राफ में दिया जाएगा कौन ये पार्टनरशिप फर्म है, उनके क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और हमें क्या सम सॉल्व करना है। बेसिकली हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है और ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। जो भी चीज़ें हैं वो सब टाइटल पैराग्राफ में दी होती हैं। नेक्स्ट होता है ट्रायल बैलेंस, जो कि लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज योर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर रह जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। सो या तो वो इनकम्प्लीट होंगे या तो एरोनियस ट्रांजैक्शंस होंगे। तो सबसे पहला हमें किस तरह से ये सम सॉल्व करना है। शुरुआत में ध्यान रहे, सबसे पहला है डबल चेक रूल। व्हाट इज दिस डबल चेक रूल? सबसे पहले हमें ये 4 चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना है, हमारे ट्रायल बैलेंस में ये है या नहीं है। पहला है परचेज रिटर्न। जरा चेक कीजिए, हैव दे गिवन परचेज रिटर्न टू अस? यस। सो जब भी परचेज रिटर्न है, इसका मतलब देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन परचेज। सो हम परचेज पर एक टिक मार्क कर लेंगे। सेम वे सेल्स रिटर्न, चेक कीजिए क्या सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस में दिया गया है? यस। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पर दिया होता है क्योंकि सेल्स रिटर्न में गुड्स वापस आता है, एंड अगेन इट्स एन एडजस्टमेंट ऑन सेल्स।
इसीलिए हम सेल्स पर एक टिक मार्क कर लेंगे। टिक मार्क का सिंपल मतलब है आपको एंट्रीज इनर कॉलम में लिखनी है। ठीक है। तीसरा है आरडीडी, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बेसिकली ये पुराना रिजर्व होता है जो हमें एडजस्ट करना होता है बैड डेट से। जरा चेक कर लीजिए ट्रायल बैलेंस में हैव दे गिवन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। जनरली रिजर्व्स क्रेडिट साइड पर दिए होते हैं, सो हमें रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दिया है और हम बैड डेट्स पर एक टिक मार्क कर लेंगे। चौथा होता है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट जनरली डेट या परसेंटेज के फॉर्म में ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। अब ये किस तरह से दिया गया है? इफ यू ऑब्जर्व इन दिस सम, यहाँ पर दिया है 10% इन्वेस्टमेंट। सो 10% इन्वेस्टमेंट यानी 10% इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है और कंसीडर करना है ऑन दिस इन्वेस्टमेंट्स पर। ठीक है। सो हेंस इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट, हम इसे टिक मार्क कर लेंगे। सेम वे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमने पे किया है 9 महीने के लिए, इसका मतलब 3 महीने के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अब भी बाकी हैं। ठीक है। ये जैसे सम्स आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक टिक मार्क कर लेंगे इस हिडन एडजस्टमेंट पर। सबसे पहला डबल चेक रूल कहता है ये 4 चीजें आपको ऑब्जर्व कर लेनी है ट्रायल बैलेंस में, एंड अकॉर्डिंगली आपको टिक मार्क या स्टार मार्क जो भी पसंद आए वैसा हम मार्किंग कर सकते हैं। पहला है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आरडीडी और हिडन एडजस्टमेंट्स। सभी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपको रूल्स अप्लाई करने होंगे, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट सेशंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एडजस्टमेंट्स वाला वीडियो जरूर देख लेना। पहला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹40,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक ये स्टॉक ऑफ गुड्स हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर बच गए। अब ये बच गए यानी ये खर्चा हमने ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन अब हमें इसे ट्रांसफर करना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जब गुड्स को आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर करोगे, आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। सिंस हम इसे नेक्स्ट ईयर यूज करने वाले हैं, हमारे लिए ये असेट बनने वाली है फॉर द टाइम बिंग। हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट असेट साइड पर। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी। हमें पता है डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस, it reduces the value of asset. So once the value of asset reduces, it means हमारे लिए ये लॉस होने वाला है। तो लॉस बेसिकली ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, और सिंस ये वैल्यू ऑफ एसेट कम हो रही है, हमें इसे रिड्यूस करना होगा। हम लेस फ्रॉम एसेट्स कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर इसका इफेक्ट दे देंगे। तीसरा है यानी बिल्डिंग पर एक टिक मार्क और मशीनरी पर एक टिक मार्क। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल। जनरली जब भी हम कस्टमर्स को गुड्स बेचते हैं इन इंडिया और इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, यू फाइंड गुड्स आर जनरली सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। लेकिन जब कस्टमर्स पर हमें इतना विश्वास नहीं है कि वो टाइमली पेमेंट कर लेंगे, या फिर हमने अपनी बिजनेस की एक पॉलिसी बना रखी है कि जब भी हम गुड्स बेचेंगे या उधार पर बेचेंगे, हम बिल पर साइन करवा लेंगे, दैट बिल विल बी कॉल्ड एज बिल रिसीवेबल। अब यहाँ क्या हो रहा है? बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है, यानी ये ऐसे कस्टमर्स थे जिनको हमने उधार में गुड्स बेचे थे, बिल साइन करवा लिया, लेकिन उन्होंने हमें ऑन डेट पैसा नहीं दिया। तो क्या हम इन्हें छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। अब बिल रिसीवेबल की कोई वैल्यू न रही, लेकिन डेटर्स हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सो यानी हम बिल्स रिसीवेबल तो रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन डेटर्स में यही अमाउंट जोड़ देंगे। इसीलिए इफेक्ट्स आएंगे लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड टू डेटर्स। इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल पर एक टिक मार्क आने वाला है और डेटर्स पर एक टिक मार्क। टिक मार्क का सिंपल मतलब है हमें इसे इनर कॉलम में लिखना है
क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, ये इसकी फाइनल वैल्यू हमारे हाथ में नहीं आई है। देखते हैं नेक्स्ट वन। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज was not entered in the books of accounts. दया इज अ पार्टनर और पार्टनर गुड्स बिजनेस से ले गए हैं, यानी बिजनेस से गुड्स आ रहा है या जा रहा है। आप पाएंगे इस केस में तो गुड्स जा रहा है, तो जब गुड्स जाएगा हम इसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। एंड सिंस ये पार्टनर रिसीव कर रहे हैं, राइट, दया रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख देंगे, डेबिट द रिसीवर। कितना आसान, कितना इजी। नेक्स्ट लेट्स सी, राइट ऑफ ₹1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन 5% RDD ऑन डेटर्स। अब ये क्या चीजें हैं? राइट ऑफ एज बैड डेट्स। अब बैड डेट्स का मतलब होता है बैड डेटर्स, यानी ये ऐसे कस्टमर्स जिनको हमने उधार में गुड्स तो दिया लेकिन उन्होंने हमें पैसे नहीं लौटाए। ओहो, जब ये पैसे हमारे पास नहीं आए इसका मतलब हमारे लिए ये लॉस है। दिस लॉस हम इसे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। ठीक है, सो बैड डेट्स का मतलब लॉस हो रहा है हमारे और डेटर्स कम हो रहे हैं। सो 1000 अमाउंट के डेटर्स कम हो गए और हमारा लॉस बढ़ गया। लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेट्स। यही मान के चलते हैं कि 5% डेटर्स अब जो बच गए वो ऐसे ही बुरे होंगे जो हमें रुपए नहीं लौटाएंगे। ठीक है, क्यों ना हम इसे इनकॉर्पोरेट कर लें, राइट, क्योंकि अकाउंटिंग रूल कहता है हमें लॉसेस को ऑलवेज इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ऑलवेज कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर 5% जो रिमेनिंग डेटर्स बच गए हम उन्हें लेस कर लेंगे, बिकॉज ये डेटर्स हमें रुपए देने वाले नहीं हैं और हमारे लिए बैड डेट्स बढ़ने वाला है। इफेक्ट सेम आने वाले हैं, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स। डेटर्स पर 2 टिक मार्क और बैड डेट्स पर 2 टिक मार्क। कितना इजी। लास्ट वन, गुड्स ऑफ ₹6000 वर सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओहो, कभी कभी इंसानों से ऐसी गलती हो जाती है जिसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब ये एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? हम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, जैसे चाय में शक्कर डालना हम भूल जाते हैं और जब याद आए तब हम शक्कर उसे ऐड कर लेते हैं, उसी तरह से एरर ऑफ ओमिशन को सॉल्व करने के लिए इस एंट्री को हमें लिखना होगा, यानी इसके इफेक्ट्स हमें फाइनल अकाउंट में देने होंगे। यहाँ पर हमने गुड्स बेचा है और ऑब्वियसली हमने बेचा है कस्टमर्स को। कस्टमर्स का दूसरा नाम होता है डेटर्स, यानी हमारे डेटर्स बढ़ रहे हैं और साथ साथ में हमारी सेल्स भी बढ़ रही है। सो हम इफेक्ट दे देंगे ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर्स। याद रहे, जब भी हम एंट्रीज डेटर्स में करेंगे तो सबसे पहला ऑर्डर हमें सभी अदर एडजस्टमेंट्स को देना होगा, बाद में हम इफेक्ट देंगे फर्दर बैड डेट्स पर और लास्टली हम इफेक्ट देंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स पर। ये रूल हमें कंसिस्टेंटली याद रखना है और ये गलती कर ली तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे। लेट्स सी, ये सभी एंट्रीज को हमें ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क कर लेना है, चिन्हित कर लेना है। बिल्डिंग, देयर विल बी 1 टिक मार्क। मशीनरी, देयर विल बी 1 टिक मार्क। बिल्स रिसीवेबल, 1 टिक मार्क। डेटर्स, डेटर्स पर 4 टिक मार्क हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स पर 2 टिक मार्क और यानी टोटल 3 टिक मार्क्स हो जाएंगे। सेल्स, सेल्स पर 1 टिक मार्क। सो बेसिकली हमने जितने भी एडजस्टमेंट्स थे उन सभी एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क कर लिया है।
यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें कौन सी एंट्रीज इनर कॉलम और कौन सी एंट्रीज आउटर कॉलम में लिखनी है, ये हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है रूलिंग का। तो सबसे पहला हम रूलिंग करेंगे। रूलिंग का मतलब हम प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेट में हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहला है फॉर्मेट। जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो फाइनल अकाउंट में 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बनते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंसेस, वो इनकम लिखे जाते हैं जो फैक्ट्री या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है डेबिट साइड पर। सिर्फ एक इनकम जो डायरेक्ट इनकम कहलाती है उसे हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, वो है सेल्स। सो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। इसलिए सभी एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पर लिखा जाता है। सभी इनकम्स अदर देन सेल्स आर कॉल्ड एज योर इनडायरेक्ट इनकम्स, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह। जितनी भी इनकम्स हैं, ऑल अदर इनकम्स अदर देन सेल्स, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर। ठीक है। तीसरा अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। जनरली कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी है, सो जो भी पार्टनर्स बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं हम उन्हें लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर। और अगर पार्टनर्स बिजनेस से कुछ रुपए ले जाते हैं या बेसिकली वो चीज़ें जो उन्हें देनी होती है बिजनेस को, इट मीन्स बिजनेस को रिकवर करना होता है, हम उसे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फोर्थ है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे असेट्स एंड लाइबिलिटीज। सभी असेट्स को राइट साइड पर लिखा जाता है, सभी लाइबिलिटीज को लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। सो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट में। याद रहे, एवरी अकाउंट बोर्ड एग्जाम में हमें सिंगल पेज पर बनाना है। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 12 लाइन्स, प्रॉफिट एंड लॉस फुल पेज, पार्टनर्स कैपिटल 12 लाइन्स और बैलेंस शीट फुल पेज। बाकी जो स्पेस बचेगी हम यूटिलाइज करेंगे वर्किंग नोट के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग। हम पोस्टिंग शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस की। सो याद रहे, पहला मेथड जहां पर हम ट्रायल बैलेंस की इंडिविजुअल एंट्रीज को पकड़कर हम पोस्ट करेंगे, यानी जहां जहां पर जो एंट्रीज आएगी वो एंट्रीज हम वहां पर पोस्ट करते जाएंगे। कैसे हम करेंगे, लेट्स सी। पहला है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। हमें पता है ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो हमें साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट कर लेना है। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट है, एंड सिंस रिसीवेबल हमारे लिए असेट है, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट असेट साइड पर। नेक्स्ट इज लाइक वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस जो हम वर्कर्स को पे करते हैं, सैलरीज जो हमारे एम्प्लॉइज को पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है वेजेस एंड सैलरीज। सो सिंस पहला वर्ड वेज है, वेज हम वर्कर्स को देते हैं। वर्कर्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, हम इसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। सिंस इस एंट्री पर कोई टिक मार्क नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। सिंस एडजस्टमेंट नहीं है, हम इसे लिख लेंगे आउटर कॉलम में। कितना आसान। नेक्स्ट वन है डेटर्स। डेटर्स यानी वो कस्टमर्स जिनसे हमें पैसे लेने हैं। ओहो, ये तो हमारे लिए असेट है। सिंस ये असेट है, हम इसे बैलेंस शीट असेट साइड पर लिखेंगे। लेकिन याद रहे,
4 टिक मार्क्स हैं। तो 4 टिक मार्क यानी कितने लाइंस हमें रिजर्व करने हैं? 1 टिक मार्क के लिए 1 लाइन, 2 टिक मार्क के लिए 3 लाइंस, 3 टिक मार्क के लिए 5 लाइंस और 4 टिक मार्क के लिए 7 लाइंस। 7 लाइंस हमको रिजर्व करनी है। किस तरह से हम रिजर्व करेंगे? आफ्टर 1 लाइन हम सब टोटल में एक डैश बना लेंगे, आफ्टर 2 लाइंस, आफ्टर 2 लाइंस, आफ्टर 2 लाइंस, इस तरह से हम ये लाइंस रिजर्व कर लेंगे। नेक्स्ट इज लाइक बैड डेट्स। नाउ बैड डेट्स यानी बैड डेटर्स, ये डेटर्स की वजह से हमारे नुकसान हो गया है। सो जो नुकसान हुआ वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस डील करता है सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस को। सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे 2 बैड डेट्स। सिंस देयर आर 3 टिक मार्क्स, तो हमें कितनी लाइन रिजर्व करनी है? 1 टिक मार्क के लिए 1, 2 टिक मार्क्स के लिए 3, 3 टिक मार्क के लिए 5। सो हम इस तरह से लाइंस रिजर्व कर लेंगे। आफ्टर 1 लाइन विल पुट अ डैश, आफ्टर 2 लाइंस पुट अ डैश, आफ्टर 2 लाइंस पुट अ डैश। इस तरह से हमें लाइंस रिजर्व कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, परचेजेस। परचेजेस बेसिकली हमने गुड्स खरीदे हैं, तो जब हम गुड्स खरीदते हैं ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे 2 परचेजेस, लेकिन सिंस परचेजेस पर एक टिक मार्क है हम इसे लिखेंगे इनर कॉलम में और एक लाइन रिजर्व कर देंगे। कितना आसान, कितना इजी। मोटर कार। मोटर कार बेसिकली हमारे लिए प्रॉपर्टी है, ताकि हम इसे यूज करें अगेन एंड अगेन और बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करें। मोटर कार सिंस हमारे लिए असेट है, हम इसे लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। नो टिक मार्क, डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज मशीनरी। अगेन मशीन्स हम यूज करते हैं फैक्ट्री में बार बार, हर बार, लगातार, ताकि हम हमारा प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग आसानी से कर पाए। सो सिंस ये असेट है हम इसे बैलेंस शीट असेट साइड में लिखेंगे इनर कॉलम, क्योंकि इस पर एक टिक मार्क है। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट फीस। ऑडिट फीस बेसिकली ऑडिटर को दी जाती है ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करें, और जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कितना टैक्स हमें पे करना है। सिंस ऑडिटर फीस चार्ज करते हैं एंड ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए फीस दी जाती है, इसीलिए इसे लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर हम लिख लेंगे ऑडिट फीस। नेक्स्ट इज योर सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न यानी ये वो गुड्स हैं जो रिटर्न हो चुके हैं, जो हमने बेचे थे। ऑब्वियसली हमें इसे एडजस्ट करना होगा सेल्स के साथ। सेल्स की एंट्री लिखी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स, लेकिन सिंस सेल्स का अमाउंट आया नहीं है और उस पर 2 टिक मार्क हैं, तो हमें 3 लाइंस रिजर्व कर ली हैं। आफ्टर 1 लाइन विल पुट अ डैश, आफ्टर 2 लाइंस विल पुट अ डैश। जो भी अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है वो हमेशा हमें लास्टली करना चाहिए, इसीलिए लास्ट लाइन यानी 3rd लाइन पर हम लेस सेल्स रिटर्न करेंगे और अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट इज लाइक डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट जनरली हम कस्टमर्स को देते हैं ताकि हम उनसे ज़्यादा बिजनेस ले सकें, उन्हें फील गुड करा सकें। सो फील गुड कराने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। दिस डिस्काउंट इज अवर एक्सपेंस। सिंस इट्स अ सेलिंग एक्सपेंस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। बिल्डिंग, अगेन बिल्डिंग हमारे लिए प्रॉपर्टी है, हमारे लिए असेट है। सो सिंस इट्स आवर असेट हम लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड में। कैश एट बैंक यानी बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमारे लिए प्रॉपर्टी है, अगेन हम इसे लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। नेक्स्ट इज लाइक 10% इन्वेस्टमेंट्स। 10% इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए अगेन प्रॉपर्टी है, हमारे असेट हैं, क्योंकि हमने पैसे इन्वेस्ट कर लिए हैं और हम इससे इनकम जनरेट करेंगे। सो सिंस ये 10% इन्वेस्टमेंट असेट है, हम बैलेंस शीट असेट साइड में लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि इस पर एक
टिक मार्क है। नाउ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट है? द आंसर इज 10%। सो 10% अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब हमें 10% इंटरेस्ट मिलने वाली है, मिली नहीं है लेकिन मिलने वाली है। सो हमारे लिए ये असेट है एंड साइमल्टेनियसली हमारे लिए इनकम है। सो सिंस ये मिली नहीं है, हमें इसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, सो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 10% इंटरेस्ट। सो 10% इंटरेस्ट यानी 20,000 का। अब सिंस डेट हमें पता नहीं कि कब हमने ये इन्वेस्ट करी है, हम इसे कंसिडर करेंगे 12 मंथ्स के लिए। इसीलिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू फॉर 12 मंथ्स। सो 10% ऑफ 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12/12 सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारा 2000। अब ये 2000 रुपये इंटरेस्ट हमें मिलना, अब ये 2000 इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, मिलने वाला है यानी हमारे लिए असेट है। हम इसे इन्वेस्टमेंट में जोड़ देंगे, ऐड टू इन्वेस्टमेंट। अब हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे 22,000 के, एंड सिंस हमारे लिए ये इनकम है, ऑल अदर इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कितना आसान, कितना इजी। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम जनरली प्रोडक्ट बेचने के लिए करते हैं। सो जितने भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं। एडवर्टीजमेंट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। हमने 9 महीने के लिए किया है, यानी ये जो 4,500 रुपये हमने पे किए ये 9 महीने के हैं, तो 3 महीने के खर्चे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे हम करेंगे? आउटस्टैंडिंग जितना भी है वो 3 महीने का है, यानी 4,500 आप तो 9 महीने के लिए हो। सो 4,500 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमें 1 महीने का खर्चा मिलता है, और मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तो हमें 3 महीने का खर्चा मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आता है 1,500। सो 1,500 रुपये एडवर्टीजमेंट का खर्चा देना बाकी है। हम इसे ऐड करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, और सिंस ये खर्चा देना बाकी है हम इसे लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1,500। कितना इजी। नेक्स्ट इज रॉयल्टीज। रॉयल्टीज जनरली पे की जाती है ऑन प्रोडक्शन पर, और जब हम प्रोडक्शन पर रॉयल्टीज पे करते हैं हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर हम रॉयल्टीज लिखेंगे। नेक्स्ट इज लाइक ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज। डेबिट साइड की एंट्रीज हमने पूरी कर ली है, 1 बाय 1 हम क्रेडिट साइड की एंट्रीज लिख लेंगे। हेंस क्रेडिट साइड पर दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व याद रहे, एनी रिजर्व इज अ लाइबिलिटी। सो जनरल रिजर्व हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल, कैपिटल इज जनरली द कंट्रीब्यूशन मेड बाय पार्टनर्स। ये पार्टनर्स ने बिजनेस को दिया है, ऑब्वियसली बिजनेस को इसे लौटाना है, इट्स अ लाइबिलिटी। बट सिंस बहुत से ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं, तो क्यों ना हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लें, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर हम लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। इंडिविजुअली दोनों पार्टनर्स को हम ये अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज लाइक क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स यानी ये वो सप्लायर्स हैं जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदे थे। ठीक है, सो सिंस हमें पे करना बाकी है हमारे लिए ये लाइबिलिटी है। सो लाइबिलिटी लिखी जाती है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट इज आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये वो रिजर्व्स हैं जो पिछले साल हमने क्रिएट किए थे। हमने पिछले साल माना था इतने रुपए हमारे खर्च होने वाले हैं, तो सिंस ये पुराना रिजर्व है हमें इसे एडजस्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा बैड डेट से। जो भी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है
वो लास्ट में लिखी जाती हैं। पहले हम सब चीज़ें ऐड कर लेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लास्ट लाइन बैड डेट्स पर हम लिखेंगे लेस RDD ओल्ड और अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट इज लाइक सेल्स। सेल्स यानी प्रोडक्ट हमने बेचा है, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं। तो जब गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं हम इसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, बाय सेल्स अमाउंट इनर कॉलम में। जैसे एडजस्टमेंट आएगी वैसे अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी ऑलरेडी हमने वेजेस को कंसिडर कर लिया है, इतने अमाउंट ऑफ वेजेस पे करने बाकी हैं। सिंस ये पे करना बाकी है हमारे लिए ये लाइबिलिटी है, हम इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। परचेज रिटर्न, इसे हमें एडजस्ट करना है परचेजेस से। सो परचेजेस में हम इसे लेस कर लेंगे और अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद आउटर कॉलम में लिख देंगे। लास्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट गिवन ऑन क्रेडिट साइड इज अवर इनकम एंड सिंस इट्स अवर इनकम हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर। ऑल इनकम्स अदर देन सेल्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। कितना आसान, कितना इजी। अब हम तीसरा काम करेंगे जो है एडजस्टमेंट्स का। सभी एडजस्टमेंट्स को हम 2 इफेक्ट्स देंगे, ठीक है। सो वन बाय वन किस तरह से ये इफेक्ट्स दिए जाते हैं, लेट्स सी। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। हमें पता है 2 इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट्स। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर हम लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, ठीक है। बिल्डिंग जो कि है 75,000 और हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन 5%। 5% कैलकुलेट करने के लिए हम 10% बेस का सहारा लेंगे। 10% ऑफ 75,000 एक जीरो हाइड करें तो हमें मिलता है 7,500। 7,500 है 10%, तो 5% यानी उसका आधा। अब हाफ किस तरह से कैलकुलेट करें, सिंस 7,500 को हम लिख सकते हैं 6,000 प्लस 1,500 और क्यों ना हम 6,000 का आधा 3,000 और 1,500 का आधा 750, यानी टोटल मिलाकर के 5% हो जाता है 3,750। इस तरह से वैदिक मेथड्स यूज करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 5%। सेम वे मशीनरी पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 3%। अब 3% कैसे कैलकुलेट करेंगे आसानी से, पहला 1% जिस पर हम 2 जीरो हाइड करेंगे। तो जब 2 जीरो को हाइड करते हैं 1% हमें मिलता है 1,148। अब दिक्कत ये है कि 1,148 फास्टली विदाउट एनी स्ट्रेस हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। क्यों ना हम इसे स्प्लिट कर लें, एक्सपांड कर लें, एक्सटेंशन रूल फॉलो करें। सो 1,140 और 8 ऐसे अलग लिख लेते हैं। अब इसको डबल कर लेते हैं, 1,100 का डबल अगर हम करते हैं तो होता है 2,200, 40 का डबल 80 और 8 का डबल 16। अब इन सब को आसानी से जोड़ लें तो हमें 2% मिल जाता है 2,296। फिर 1% और 2% को जोड़ लें यानी 1,100 और 2,200 दोनों को जोड़ लें तो होता है 3,300। 40 प्लस 80 होता है 120 और 8 प्लस 16 होता है 24। तीनों को जोड़ लें तो हमें मिल जाता है 3% यानी 3,444। कितना आसान, कितना इजी। 3% लेस करके हम आउटर कॉलम में बैलेंस अमाउंट लिख देंगे। सिंस डेप्रिसिएशन इज अ लॉस हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी। टोटल हम लिख लेंगे आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज लाइक बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो चुके हैं, कोई बात नहीं, हम बिल्स में से इसे लेस कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल से लेस करने पर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर आउटर कॉलम में लिखेंगे और डेटर्स में हम इसे जोड़ देंगे।
डेटर्स में ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑर्डर। कितना आसान, कितना इजी। नेक्स्ट इज लाइक गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, सो बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, सिंस पार्टनर्स आर द रिसीवर। याद रहे आरडीडी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हम हमेशा लास्ट में करेंगे, सो हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट को पहले कंसिडर करेंगे। गुड्स वर्थ ₹6000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं, कोई बात नहीं, हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन, हम सेल्स में इसे जोड़ देंगे एज अनरिकॉर्डेड सेल्स, टोटल करके इनर कॉलम, और इनर कॉलम में हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करने पर हम इसे आउटर कॉलम में बैलेंस अमाउंट लिख देंगे। सेकेंड इफेक्ट, हम डेटर्स में इसे जोड़ देंगे, क्योंकि डेटर्स हमने गुड्स बेचे हैं और लिखना भूल गए हैं। तो 6000 ऐड करने पर अमाउंट हो जाता है 1,41,500। अब आरडीडी से रिलेटेड यानी बैड डेट से रिलेटेड इफेक्ट्स हम दे सकते हैं। सो 1800 हमें सब्ट्रैक्ट करना है एज फर्दर बैड डेट्स। सो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेट्स। सो डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स और आरडीडी यानी जो बैलेंस अमाउंट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे 5%। अब 5% कैलकुलेट करने के लिए आप सेम उसी तरह से रूल फॉलो कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दूसरा इफेक्ट, हम बैड डेट्स में इसे जोड़ देंगे। ओल्ड आरडीडी हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब लास्ट स्टेप हमारा होता है क्लोजिंग सेरेमनी, जिसे हम कास्टिंग कहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस कास्टिंग प्रोसीजर। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहला हमें क्लोज करना है। ऑलवेज चेक कर लीजिए इनर अमाउंट, इनर कॉलम का टोटल हमने आउटर कॉलम में प्रॉपरली लिखा है या नहीं लिखा। सभी एंट्रीज हमारी आउटर कॉलम में आ जानी चाहिए। अब हम वैदिक टेक्निक्स यानी वैदिक मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे टोटल करने के लिए, ताकि हमारे कैलकुलेशन सही हो और दिमाग में स्ट्रेस भी ना हो। शुरुआत करते हैं। सो लेट्स सी, पहला है क्रेडिट साइड। नाउ क्रेडिट साइड पर अमाउंट है 2,85,000। हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। इसे मेंटली स्प्लिट करना है, पेपर पे कहीं लिखना नहीं है। सेम वे अमाउंट 1,000 और 40,000 प्रॉपरली एक्सपेंड करके वैल्यूज के नीचे हम समझ लेंगे। सो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 2 लाख, देन 1,20,000, देन 10,000 एंड 500। सभी को जोड़ दें तो 3,30,500। कितना आसान, कितना इजी। सेम वे डेबिट साइड का टोटल। डेबिट साइड पर है 65,000, अलग कर लिया जाए। 1,44,000, 9,000 एंड 3,000। सभी को अगर हम जोड़ लें, सो याद रहे हमें लेफ्ट टू राइट अप्रोच फॉलो करना है। 1 लाख, फिर और 1 लाख और फिर 21,000, टोटल मिला करके 2,21,000। तो इस तरह से विदाउट स्ट्रेस हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दिस हमें आइडेंटिफाई करना है इन दो बैलेंसेस में सबसे हैवी अमाउंट कौन सा है। आप पाएंगे 3,30,500 इज बिगर। सो फाइनल बैलेंस दोनों तरफ सेम अमाउंट सेम लाइन पर लिखा जाएगा। अब हमारे पास डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए दो अमाउंट अवेलेबल हैं, 2,21,000 और 3,30,500। अगेन हम वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन हम एडिशन का इस्तेमाल कर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ऑलरेडी ये मेथड्स, वैदिक मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे मैथमेटिकल वीडियोस में।
सो आप चाहें तो वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं, मैथमेटिकल अप्रोचेस हैं, जो हम वैदिक मैथमेटिक्स के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे। वैदिक अप्रोच का इस्तेमाल कर हम आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, सो अब 2,21,000 से हम चलेंगे और हमें पहुंचना है 3,30,500। हमें कोशिश करना है नियरेस्ट राउंडेड ऑफ नंबर तक पहुंचे। सो 2,21,000 के नज़दीक का राउंडेड ऑफ नंबर है 2,30,000, जिसके लिए हमें 9,000 जोड़ने होंगे। तो जब हम 9,000 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 2,30,000। 70,000 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3 लाख। 3 लाख में 30,500 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3,30,500। यानी हमने 3 अमाउंट जोड़े, 9,000, 70,000 एंड 30,500। ये तीनों को जोड़ दें तो हमने टोटल जोड़ा है 1,09,500, जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आसान, कितना इजी। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर। अब सेम इसी तरह से वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर हम फाइंड आउट कर लेंगे क्रेडिट बैलेंस, जो कि है 1,13,300 एंड डेबिट बैलेंस, जो कि है 24,679। नाउ अगेन हमें चेक करना है ये दो बैलेंसेस में कौन सा बैलेंस सबसे बड़ा है, क्योंकि जो सबसे हैवी है वही तो रूल कहता है वही सबसे नीचे फाइनल अकाउंट में लिखा जाएगा, फाइनल बैलेंस में लिखा जाएगा। सो सिंस कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम अच्छे से इसे समझ पाएं, हम फाइनल बैलेंस बॉटम में लिख लेंगे। और अब हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन 24,000 एंड 1,13,000। इसका मतलब है हमने कमाए 1,13,000 और गवाए 24,000। सो कमाया 1 लाख, गवाया 20,000, तो ऑब्वियसली इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, हमें मिलने वाला है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। 24,679 से हम चलेंगे 1,13,300। तो सबसे पहले हम 21 जोड़ेंगे ताकि हम नियरेस्ट राउंडेड ऑफ नंबर 24,700 तक पहुंच जाएं। 300 जोड़ने पर ये हो जाएगा 25,000, 75,000 जोड़ने पर हो जाएगा 1 लाख, और 1 लाख में 13,300 जोड़ने पर बन जाएगा 1,13,300। हमने टोटल 4 अमाउंट जोड़े, जो है 21, 300, 75,000 और 13,300। ये सभी को अगर हम जोड़ लें तो हमारे पास आंसर आता है 88,621। ये है टोटल नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा पार्टनर्स को। 88,621 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। क्यों ना हम इसे स्प्लिट कर लें और अब इंडिविजुअली हम हाफ कर लेते हैं। सो 80,000 का आधा 40,000, 8,000 का 2,000, 2,000 का 600 का 300, 20 का 10 और 1 रुपए का आधा 50 पैसे। सबको जोड़ लें तो 44,310 रुपीज .50 पैसा। किसी भी एक पार्टनर को 1 रुपए राउंड ऑफ कर दीजिए कि 50 पैसे का हिसाब ठीक नहीं है। सो हेंस पहले पार्टनर को हम अमाउंट बढ़ा देते हैं 1 रुपए और दूसरे पार्टनर्स को 50 पैसे कम रख देते हैं। जस्ट ये नियर कैलकुलेशन के लिए काफी आसान होता है। अब ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। हम इसी तरह से टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी ज्यादा है और पार्टनर से हमें पैसे लेने कम है। सिंस हमें देना ज्यादा है यानी लायबिलिटी ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल फाइनल कॉलम में आएगा। हम फाइंड आउट करेंगे बैलेंस, द बैलेंस क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स।
ये क्लोजिंग कैपिटल हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और टोटल हम इसे लिख लेंगे आउटर कॉलम में। एंड लास्टली हम सेम वैदिक मैथमेटिक्स का यूज कर हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड। सो टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम है, टैली हो जाती है। इस तरह से फाइनल अकाउंट काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड समझ में आया। इस तरह से हमने ये इंडिविजुअली पोस्टिंग करी फ्रॉम वन इंडिविजुअल एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। सो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखें, समझें और अपना नॉलेज बेस तैयार करें। Keep growing, keep learning, keep watching Mentoring Vision.